काफ़ी दिनों बाद Q&A हो रहा है और इसमें मैं जो है इस वीडियो में लास्ट मंथ के जो है कुछ कॉमन क्वेश्चंस लूँगा जिनके आंसर आपको दूंगा, जो कि RAC HVAC से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी इनको फॉलो लाइक कर लें। वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर भी अच्छी जो है डायग्राम्स वगैरह RAC HVAC से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूं, तो आपको वहां पर भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है MD शमशाद का, जो पूछ रहे हैं कि सर मेरा पैनासोनिक 1.5 टन का AC है, 5-7 मिनट बाद जो है ट्रिप कर जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अगर तो नॉन इन्वर्टर है तो उसमें कुछ मैं वीडियोस भी डिटेल से बना चुका हूँ इस पर, और ये कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिला, इसीलिए मैंने इसको समझा कि कमेंट्स इसका रखना चाहिए। यहाँ पर जो है इसकी प्रॉब्लम ये होती है, अगर नॉन इन्वर्टर है, सादा AC है आपका, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 5-7 मिनट बाद ऑफ हो रहा है, सबसे पहले तो आप चेक कर ले कि आपका रिमोट से टाइमर तो नहीं लगा हुआ, मोस्टली नहीं लगा होता, तो ट्रिपिंग ये प्रॉब्लम आम आती है। तो इसमें एक सर्विस की भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, अगर आपका आउटडोर यूनिट जो है वो गंदा है, उसकी हीट एग्जॉस्ट सही से नहीं हो पा रही, या फिर कहीं पर आपका पाइप जो है वो बेंड हो चुका है, पंच हो चुका है, जिसकी वजह से कंप्रेसर पर लोड पड़ रहा है, कैपेसिटर वीक होगा तब भी कंप्रेसर हीटअप होगा और 5-7 मिनट में बंद हो जाएगा। वायर अगर आपकी लूज़ है, वोल्टेज आपके बहुत लो आ रहे हैं, ये इनके कुछ चंद रीजंस है जिनकी वजह से कोई एक रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा कोई वायर अगर आपकी लूज़ है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से या कैपेसिटर से, या आपकी जो आउटडोर में सप्लाई लगी हुई है वहाँ से कोई वायर लूज़ है, तब भी हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। गैस ओवर की सूरत में भी हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रीजंस होते हैं। हाँ, आउटडोर यूनिट का अगर फ़ैन आपका स्लो है या बिल्कुल डेड हो चुका है तो वो भी एक रीज़न है कि वो उसकी हीट नहीं निकाल पाएगा और आपका कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें और फॉल्ट आपको इसी में मिल जाएगा। अगर नॉन इन्वर्टर है तो उसमें भी ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि PCB बोर्ड में काफ़ी चीज़ें जो है प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो 5-7 फिक्स टाइम हो जाता है, 5-7 मिनट बाद ट्रिप कर रहा होता है। तो उसमें भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ पर कंप्रेसर की ट्रिपिंग की और प्रॉब्लम्स क्या होती है। यहाँ पर हमसे ज़ियाउर रहमान साहब कह रहे हैं कि सर मोबाइल पर AC का हम कैसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाएं कि मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है डिटेल से। तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि IR सेंसर अगर आपके मोबाइल में मौजूद है तो फिर ही आप अपने एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल से। अगर IR सेंसर मौजूद नहीं है, क्योंकि हर मोबाइल में IR सेंसर मौजूद नहीं होता, जिनमें मौजूद है उन्हीं में ही जो है आप अपने AC को ऑपरेट कर पाएंगे। मोहित फैसल कह रहे हैं कि सर कैरियर का वैक्यूम पंप बेहतर है या फिर वैल्यू कंपनी का? तो मेरा एक्सपीरियंस वैल्यू कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से वैल्यू कंपनी का वैक्यूम पंप यूज़ कर रहा हूं, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा जो है उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। और इसमें मुझे काफ़ी सारे दोस्त पूछते थे कि सर सिंगल फेस के लिए 1-2 टन 2.5 टन तक जो है हम कौन सा वैक्यूम पंप लें? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ पर आप अगर डबल स्टेज का वैक्यूम पंप ले लेते हैं तो बेस्ट है, सिंगल स्टेज का भी चल जाता है ईजिली और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर रहता है। और CFM का भी पूछते हैं कि इसकी वैल्यू जो क्या होती है, आप सिंगल स्टेज ले लें और CFM जो है 1.5 CFM ले लें, ये आपका नॉर्मली जो है 4 टन तक अच्छा काम देगा आपको। नॉर्मली 1 टन 1.5 टन 2 टन या फिर हमारी रेफ्रिजरेटर होती है तो इसमें तो ये बेहतरीन काम करता है। अगर बड़े सिस्टम है तो उसमें आपको CFM बढ़ाना पड़ेगा और 2 स्टेज आपको स्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो आप वैल्यू कंपनी का अगर लेंगे तो बेहतर है। और कैरियर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो भी अच्छी कंपनी है, क्योंकि वैल्यू के मैंने काफ़ी सारे टूल्स भी यूज़ किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो इसीलिए मैंने वैल्यू का परचेज़ किया है। तो वैल्यू का वैक्यूम पंप बेहतर है। राशिद अली पूछ रहे हैं कि सर अगर हम कंप्रेसर को जब टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर इसके जब प्रेशर को हमने 500 या 400 PSI तक गेज को बंद करें तो वहाँ पर अगर सक्शन से प्रेशर वापस आ जाए और यहाँ स्लो आए तो इस सूरत में कंप्रेसर सही माना जाएगा या क्या माना जाएगा? यहाँ पर जो मैं इनको क्लियर कर दूँ कि अगर प्रेशर आपका एकदम से रिलीज़ हो जाता है, वापस आ जाता है, तो आपका कंप्रेसर का जो पंप है वो वीक है, वो ख़राब है। आपका कंप्रेसर जो है अगर आप रेफ्रिजरेटर में लगा रहे हैं तो वहाँ पर कूलिंग नहीं सही करेगा, या फिर AC में लगा रहे हैं तो वो कूलिंग नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपका वहाँ पर स्टिल रहता है तो वो परफेक्ट 100% आपका कंप्रेसर है और वो बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा। और बिल्कुल स्लो अगर आ रहा है तो वो काफ़ी हद तक 70-80% काम कर जाता है, लेकिन हम उसके पंप को 100% परफेक्ट नहीं कह सकते। आसिफ अली पूछ रहे हैं कि सर जो कंप्रेसर बैक मार रहा हो क्या हम उसका वैक्यूम पंप बना सकते हैं? जी हाँ, आप उसका वैक्यूम पंप बना सकते हैं, लेकिन वैक्यूम पंप उससे वैक्यूम आप नहीं कर सकते, आप प्रेशर पंप उसका बना सकते हैं। यानी कि किसी रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल आपको प्रेशर देना है
150 PSI, 250 PSI, मैक्सिमम 300 PSI तक तो इजीली वो काम करेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल प्रेशर की यूज़ कर सकते हैं। आपको 300-400 से ऊपर अगर प्रेशर देना है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन नॉर्मल जो एक 100 PSI, 200 PSI, 250 PSI तक तो वो बेहतरीन काम करेगा। लेकिन उसे आप वैक्यूम ना किए, वैक्यूम के लिए स्पेशल जो है आप कोई भी पंप परचेज करें जो वैक्यूम पंप हो, जो वैक्यूम मशीन हो, सिर्फ उसका काम वैक्यूम हो। तो वैक्यूम के लिए हमेशा सेपरेट ही रखें, क्योंकि ये प्रॉपरली वैक्यूम नहीं करते। अगर ये परफेक्ट भी सही भी होगा तो ये प्रॉपरली 100% वैक्यूम नहीं करते। तो इसीलिए इसका आप प्रेशर पंप ही यूज़ करें, वैक्यूम पंप ना यूज़ करें। आसिफ बेला हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम 4-वे वाल के बगैर वाले एसी को 4-वे वाल लगाकर हीटिंग वाला बना सकते हैं? मतलब नॉर्मल जो एसी है हमारा वो कूलिंग पर ही चलता है, जिसमें हीटिंग की ऑप्शन नहीं है। क्या हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं उसमें हीटिंग की ऑप्शन? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो भी बना दूंगा। वैसे डायग्राम वगैरह जो है मैंने अपनी www.fullyforworld.com वेबसाइट में मैंने अपलोड कर रखी है। आप विजिट करेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी नॉलेज वाली डायग्राम्स मिलेंगी जिसमें हीटिंग की आपको मुकम्मल डायग्राम बनाई है कि आपने कैसे उसमें कनेक्ट करना है। बहुत ही इजी है, मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली जो है इसको हीट एंड कूल बना सकते हैं। यहाँ पर गविंदर सिंह कह रहे हैं कि सर जी ULN 2003 जो IC है वो अगर ख़राब हो तो एसी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? मतलब हमें क्या देखने को मिलता है अगर ये ख़राब है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब है? इसको टेस्ट करें। इसके लिए ये है कि ये ULN का असल में काम क्या है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि ये ख़राब है, यही मिस्टेक कर रहा है कि नहीं। इसका काम ये होता है कि इसने रिलेज़ को ऑन करना होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो मेन IC होता है PCB में वो इसको ऑर्डर देता है, ये आगे जो है रिलेज़ को ऑन करता है। जो हमारी फ़ैन की हाई लो मीडियम स्पीड्स हैं, अक्सर ओल्ड एसी जो है उनमें लगा होता है ये IC, और इन्वर्टर एसी जितने आ रहे हैं उनमें आउटडोर की PCB में लगा हुआ होता है। आउटडोर की फ़ैन को स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रिलेज लगाई गई होती है 12 वोल्ट, और उनको कंट्रोल करने के लिए ये IC लगाया गया होता है। और 4-वे वाल जो है हमारा जो हीटिंग वाल है उसको, उसकी रिले को भी ये ऑन करता है, और जब रिले ऑन हो जाती है तो फिर जो है आगे ये करंट पास कर देता है 4-वे वाल के लिए। अब 4-वे वाल ऑन नहीं हो रहा, आप रिले को चेक करें, रिले आपकी परफेक्ट है, फिर आप इसको चेक करें, मतलब रिले भी आपकी ठीक है, फिर आप ULN 2003 IC को चेक करें कि ये उसको आउटपुट दे रहा है कि नहीं। और इसी तरह अगर फ़ैन स्पीड जो है वो आपकी मतलब चेंज नहीं कर रही, हाई पर चल रही है, लो हो ही नहीं रही, आप इंडोर की समझ लें कि इंडोर को आप हाई पर चलाना चाहते हैं या लो पर चलाना चाहते हैं या मीडियम पर, लेकिन किसी एक आधी स्पीड जो है कोई मिस कर रही है, तो आप यही समझे कि या तो इसके पीछे जो रिले लगी हुई है वो ख़राब है। अगर रिले आपने चेक की वो ठीक निकली तो फिर उसके पीछे ये हमारा ULN 2003 IC चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। अगर ये भी सही होगा फिर इसके पीछे जो हमारा मेन IC है उसको चेक करना पड़ेगा, बट वो अगर चेक करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मेन IC अवेल नहीं होते मार्केट में, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वैसे ही हमें चलाना पड़ेगा। और अगर कोई मेजर इशू है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई, तो उस PCB को फिर डेड करना पड़ता है। मैं डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जो ULN 2003 IC है इसको प्रॉपरली टेस्ट कैसे करते हैं, और कुछ ऐसे फॉल्ट्स मुझे भी देखने को मिले तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। स्पीड्स कंट्रोल ना हो रही हो, 4 वाल हीटिंग पर ऑन ना हो रहा हो, तो ULN को चेक करना है इस ULN 2003 IC को, और साथ में जो है हमने रिलेज को कैसे चेक करना है इस पर मैं डिटेल से वीडियोस भी बना दूंगा। यहाँ पर हमें एक कमेंट मिला है HK प्लेयर जो पूछ रहे हैं कि सर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो लगाना क्यों ज़रूरी है? वैसे ये ज़रूरी इतना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे यूनिट्स हैं वहाँ पर नहीं लगा हुआ, और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें ये आपको लगा हुआ मिल जाता है, और जिनमें नहीं लगा हुआ आप इजीली इसको लगा सकते हैं। ये एक तरह की सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है एसी की प्रोटेक्शन करती है, ओवर वोल्टेज पर इसकी कॉइल जल जाती है, ओवर एम्पेयर पर इसकी कॉइल जल जाती है, जैसे फ्यूज़ हमारा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्विचिंग का काम आ जाता है। ये एक रिले की तरह ही है, इसमें इसकी कॉइल पर न्यूट्रल फेस मिलेगा, तो इसका जो है प्लंजर ऑन हो जाएगा और वहाँ पर जो है आपका करंट पास होगा, और वो वाला करंट जो है हम कंप्रेसर को देते हैं ताकि उसमें से क्रॉस होकर जाए। जैसे फेस में से हम फ्यूज़ लगा देते हैं फेस लाइन में, तो वहाँ से जो है फ्यूज़ में से क्रॉस होकर जाता है। आगे कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट होती है या ओवर करंट जनरेट करती है, तो वहाँ पर एम्पेयर जो है ज़्यादा होने की वजह से फ्यूज़ के ऊपर लोड पड़ता है, तो फ्यूज़ जल जाता है। इसी तरह इसका भी काम ये है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करती है, तो ये सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। और लगानी, ये नहीं कह सकते कि ये लगानी ही ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो एसी चलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बगैर भी एसी इजीली चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कमेंट्स, ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल कमेंट्स थे हमारे पास, तो यहाँ पर जो है मैंने इनके जवाब आपको दिए, और उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के जो सवाल थे उनको जवाब मिल गए होंगे।
तो मैं Q&A जो है आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करूँगा, जिसमें जो है काफ़ी सारे दोस्त क्योंकि कहते थे कि सर हमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाया करे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो है मैं इंशाल्लाह वीक में कोशिश करूँगा एक Q&A जो है हम वीडियो बना लिया करें, जिसपे जो है आपको काफ़ी सारे कमेंट्स जो है जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा जो है कमेंट्स लूँ, और इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताएं अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो Q&A वाली वीडियो में कोशिश किया करें कि मुझे कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि मैं Q&A वीडियो जो मेरी होती है उसके नीचे ही मैं ज़्यादा कमेंट्स देखता हूँ कि मुझे कौन से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल वीडियोस पे भी देखता हूँ, लेकिन Q&A में मुझे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो इसीलिए भी आपको कहूँगा कि आप भी इसमें ज़्यादा मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब ईजिली दे सकूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू आ गए हैं, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।